नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया में आज एक ही सवाल है, क्या अमेरिका अब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क नहीं रहा? क्या अमेरिका की नई पॉलिसी सरेंडर की पॉलिसी है? आखिर पुतिन के आगे ट्रंप क्यों झुक गए? आखिर जिनपिंग के लिए इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने डबल सरेंडर कर दिया है? ट्रंप दो वजहों से पुतिन के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। पहली, रूस से टकराव नहीं चाहते, जो उनकी पुरानी नीति रही है, और दूसरी, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में खुद को वैश्विक डील मेकर साबित करने की महत्वाकांक्षा। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी अमेरिका नरमी बरत रहा है और ताइवान को दरकिनार कर रहा है, जिससे जापान भड़का हुआ है। यानी एशिया में पावर बैलेंस का एक नया खेल शुरू हो गया है। अब इसकी वजह क्या है? पहली वजह तो चीन के बाजार को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। व्यापारिक संतुलन और आर्थिक दबाव कम करने की कोशिश मानी जा रही। लेकिन ट्रंप की दोहरी कूटनीति दोहरे सरेंडर के तौर पर देखी जा रही है। विश्व स्तर पर अमेरिका की निर्णायक भूमिका जो हुआ करती थी, उसको कमजोर दिखा रही है। और इसी बीच चीन, ताइवान और जापान के बीच तेजी से तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका खामोश है, जबकि आज की तारीख तक जापान और ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका अपने खाते में रखता आया है। चीन की वॉर ड्रिल, जापान की मिसाइल तैनाती और ताइवान पर संभावित हमले की आशंका एशिया में जंग का एक नया मोर्चा दिखा रही है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो मोर्चों पर डबल सरेंडर कर दिया है? एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने नरमी, और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए अचानक बढ़ती मोहब्बत। और ठीक इसी समय चीन अपनी हमले की फाइनल तैयारी करता नजर आ रहा है ताइवान के ऊपर। चीन का सबसे नया और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतार दिया गया है, और पहली बार इसके साथ सीधी वॉर ड्रिल भी हो रही है। चीन के टोई विमान, चीन के J-10 फाइटर जेट्स और चीन की लैंडिंग शिप्स एक साथ मैदान में है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये ग्राउंड ऑपरेशन के पहले रिहर्सल मानी जा रही है। यानी अगर आदेश मिला, जो कि आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, तो चीन के सैनिक समंदर से उतरकर ताइवान की जमीन पर कदम रखेंगे और उसके बाद एशिया में छुड़ेगा बहुत बड़ा घमासान। चीन जापान आमने सामने होंगे। नई एशियन क्राइसिस है ये। चीन और जापान के बीच तनाव चरम पर है। जापान ने ताइवान से महज 100 किलोमीटर दूर अपनी मिसाइल बैटरीज तैनात करने का फैसला कर दिया है। यह क्लियर संकेत है, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सीधी सैन्य कार्रवाई में उतरेगा, और जापान ने क्लियर कर दिया। इसकी वजह से बीजिंग बौखलाया हुआ है। चीन ने जापान को खुले शब्दों में चेतावनी दी है, परिणाम विनाशकारी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतर्क रहे। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका इस रीजन में, इस इलाके में काफी पावरफुल माना जाता है और जापान और ताइवान को सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में पावर बैलेंस तेजी से चेंज हो रहा है, बिगड़ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तनाव बढ़ा तो चीन ने जापान को उसके ही दस्तावेज याद दिलाने शुरू कर दिए। कहा, देखो, ये वही समझौते हैं जो तुमने साइन किए थे। 1972 चीन जापान समझौता, जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया। 1978 मित्रता संधि, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का वादा। 1998 दोस्ती और सहयोग समझौता, 21वीं सदी के लिए साझेदारी। 2008 रणनीतिक सहयोग संधि, रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर। चीन ये पूछ रहा है कि जब तुमने माना कि ताइवान चीन का हिस्सा है, तो आज चीन की सैन्य तैयारी पर इतना शोर क्यों है? और इन सब के बीच आता है डोनाल्ड ट्रंप का डबल सरेंडर, अमेरिका की खामोशी। जहां डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। आरोप है कि ट्रंप ने रूस और चीन दोनों के प्रति नरमी दिखानी शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के लिए अनुकूल वाली टिप्पणी आई। रशिया की तरफ झुकाव के आरोप लगे। कहा गया कि जो पीस डील तैयार की गई, जो मसौदा तैयार किया गया, वो क्रेमलिन के प्रेशर में आकर बनाया गया, जिसमें सीजफायर का सारा फायदा क्रेमलिन को, रूस को जा रहा है।
और अब अमेरिका की चीन के साथ रिश्तों पर बेहद प्यारी भाषा। क्या यह संयोग है या डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्रयोग है? क्योंकि इसी समय चीन ने अब से सबसे आक्रामक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया भर में पीस बनाने का दावा करने वाले, शांति का दावा करने वाले देश अमेरिका की आज की यह स्थिति है कि उसके होते हुए भी, सबसे पावरफुल होते हुए भी, चीन, ताइवान, जापान आमने सामने हो चुके हैं और अमेरिका खामोश है। अमेरिका तो शी जिनपिंग के साथ, खासकर डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ अगली मीटिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। फोन पर बातचीत चल रही है कि आप कब आएंगे, हम कब जाएंगे। अब ताइवान और जापान जंग लड़ते हैं, लड़े, इससे अमेरिका को क्या लेना देना? पहले तो लेना देना था, ताइवान रिलेशन एक्ट बनाया गया, टीआरए, अमेरिका में ही बना है, जिसमें ताइवान की रक्षा की बात कही गई है। तो फिर आज क्या हो गया? इंडिया बोल रहा है मैं इस बड़े इंटरनेशनल मैटर में बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। निपुण आलम बयान हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं, और संजीव श्रीवास्तव होंगे जो कि विदेश मामलों के जानकार है, थोड़ी देर में हमारे साथ। मैं पहला सवाल यूके देवनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका का डबल सरेंडर एक साथ, पहले यूक्रेन को लेकर वो मसौदा जिस पर पूरा यूरोप भड़क गया, यूरोप ने क्लियर कर दिया कि मसौदा नहीं चलेगा, और अब ताइवान को लेकर जो अख्तियार रुख किया हुआ है चाइना ने, उस पर भी खामोशी, और फोन पर जो है वो प्यार मोहब्बत भरी बातें चल रही है जिनपिंग और ट्रंप के बीच में। तो ये किस तरह का नया अमेरिका, कैसे इसे देखा जाए? विवेक, सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रियल एस्टेट डीलर हैं, व्यवसायी हैं। उनका जीवन में एक ही कर्तव्य रहा है, एक ही भावना रही है कि और व्यापार करो और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाओ। वो अमेरिका का जो विदेश नीति है वो भी व्यापार के हिसाब से ही देखते हैं। अमेरिका का चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार होता रहा है। मैं थोड़ा अंदाज़ा देने के लिए बताना चाहता हूँ कि समझिए भारत और चीन का व्यापार है 150 बिलियन डॉलर। इसके मुकाबले अमेरिका और चीन का जो बिजनेस है वो 600 बिलियन डॉलर, यानी 4 गुना ज़्यादा। और अमेरिका भविष्य में इसको बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब चीन की तरफ देते हैं तो शी जिनपिंग से इस तरह से बात करना चाहते हैं कि भाई चलो पहले बिजनेस कर लेते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करना तुम, मैं इंपोर्ट करूंगा। अमेरिका कहता है कि चलो भाई अमेरिका चीन के ऊपर टैरिफ थोड़ा कम कर देगा, बदले में चीन जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि अमेरिका की तरफ रोक रोक के भेज रहा है कंसाइनमेंट्स को, उनको फ्री डिलीवरी कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि उभय पक्ष, खासतौर से अमेरिका ने देखा कि चीन के साथ जो तनातनी है ये बहुत भारी पड़ रही है अमेरिका के साथ, क्योंकि कन्फ्रंट्रेशन यानी उभय पक्ष भिड़ रहे हैं, झड़प हो रही है, झड़प की संभावना बढ़ रही है, तो इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। तो चाहते हैं अब शी जिनपिंग के साथ बात कर लें और उनकी जो प्रेसिडेंसी है बाकी समय चीन के साथ झड़प ना हो। सेम चीज़, सेम पॉलिसी वो यूक्रेन के साथ फॉलो कर रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जेलेंस्की को मजबूर कर रहे हैं कि वो रूस के साथ शांति वार्ता के लिए बैठ जाएं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि जेलेंस्की चुपचाप डॉटेड लाइन पर साइन कर दे। अब डॉटेड लाइन है क्या? सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्वी दोनबास का इलाका है, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन और तो और क्रीमिया भी हमेशा के लिए यूक्रेन रूस को सौंप दे। इससे अमेरिका को क्या फायदा है? 3-4 फायदे हैं। एक तो है, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अभी तक वह इस युद्ध में यूक्रेन को 350 बिलियन डॉलर का हथियार दे चुके हैं। ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन ने इनकी पेमेंट आज तक नहीं की है।
यूक्रेन इनकी पेमेंट करने की क्षमता नहीं रखता है, और अगर उनको इन हथियारों की पेमेंट करनी पड़े, यानी अमेरिका देगा हथियार यूक्रेन को और उसकी पेमेंट यूरोप करेगा, तो यूरोप के देशों को अपनी जीडीपी का 5% अमेरिका को देना पड़ेगा, और ये पैसे अभी तक अमेरिकन कैपिटलिस्ट के जेब में पहुंचे नहीं हैं। तो ये एक बड़ी अद्भुत स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप अपने को इस स्थिति से निकालना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन का जो रीबिल्डिंग होगा उसका ऑलरेडी $78 बिलियन का एक प्रोजेक्ट बन चुका है, और आने वाले दशकों में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं यूक्रेन का रीबिल्डिंग चालू हो जाए और अमेरिका के जो धनाढ्य लोग हैं वो यूक्रेन में जाकर यूक्रेन को फिर से रीबिल्ड करें। $78 बिलियन का बिजनेस मिलेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को बस डॉलर ही डॉलर नजर आ रहा है। विवेक, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका के धनाढ्य लोगों की पार्टी है। उनकी दुनिया में एक ही मकसद है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किया जाए, ट्रेड किया जाए और पैसा कमाया जाए। ये ताइवान रिलेशन एक्ट का क्या होगा, जिसमें जिमी कार्टर ने ताइवान की सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया हुआ है, अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा? हाँ, अब जब वो पहुंच रहे हैं शी जिनपिंग से हाथ मिलाने, पिछले महीने भी उन्होंने शी जिनपिंग से दक्षिण कोरिया में हाथ मिलाया था, तो एक हाथ मिलाने वाली एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि चीन ताइवान के ऊपर मिलिट्री हमला नहीं करेगा, बदले में अमेरिका भी चीन के पास जो वेपन डिप्लॉयड हैं उनका उपयोग ताइवान की जमीन से नहीं करेगा। ये बहुत फाइन बैलेंस है। देखिए, चीन तो जो चियांग काई शेक थे वो तो अलग हो गए थे चीन से लड़ झड़ कर 1949 में फॉर्मोसा। तो अब चियांग काई शेक के बाद से लेके आज तक अगर आप देखें 80 साल में, चाहे वो माओ हो, माओ त्से तुंग हो, चाहे चाओ एन लाई हो, उसके बाद आज की तारीख में शी जिनपिंग, किसी ने भी ताइवान को इन्वेड करने की हिम्मत नहीं की है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि अमेरिका कहता है कि इन्वेड करोगे तो अमेरिका हमला करेगा। अमेरिका कहता है कि अगर ताइवान को इन्वेड नहीं करोगे तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। बट डराने के लिए जापान के ओकिनावा में बहुत सारी तैनाती की हुई है अमेरिकन नेवी की। डराने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में बहुत बड़ा एयरबेस, नेवल बेस बनाया हुआ है अमेरिका ने। फिलीपींस में 4 एयरबेस, नेवल बेस बना लिया अमेरिका ने। ये तरीका है चीन पर दबाव डालने के लिए कि ताइवान पर हमला ना करना, बदले में अमेरिका जो है बिजनेस कर करके चीन को अमीर बनाएगा और उससे अमेरिका भी अमीर बनेगा। नहीं, ये कमाल का वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है जिसमें अमेरिका दोस्ती कर रहा है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से, अमेरिका दोस्ती कर रहा है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। ये तो बड़ा साउथ और वेस्ट का बड़ा झालमुड़ी सा हिसाब किताब हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन किसके फेवर में और कौन किसके साथ है और कौन कैसे पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहा है। मेजर साहब का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार, स्वागत है आपका, और निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, निश्चित रूप से जो बातें कही गई बिल्कुल सही हैं, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए गए हैं। ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो केवल बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से फायदा अमेरिका को कहाँ होगा, और उसी हिसाब से फैसले कर रहे हैं। चाहे जिससे हाथ मिलाना पड़े वो हाथ मिलाने को तैयार हैं। ये बदलती हुई दुनिया की जो इकोनॉमी है और जो पावर बैलेंस है, ये उसका एक नया प्रतीक है। एक जमाना था जब अमेरिका की बहुत ज्यादा मोनोपोली थी, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में कहीं ना कहीं अमेरिका की मोनोपोली जो है वो कम होती जाएगी, और उसके संकेत आपको आज दिखने लग गए हैं। और वैसे भी मैं पहले भी, देखिए, जब आपने एक बार सवाल किया था तो मैंने कहा था कि अमेरिकन जो हैं वो गीदड़ भक्की ज्यादा देते हैं। वो इतनी जल्दी लड़ने में, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल सेनाएं सामने आ जाएं, उस तरीके की लड़ाई के लिए वो लोग कभी तैयार जल्दी होते नहीं हैं। ये तो हमारे देश की भूमि है जो सूरमा पैदा करती है, जहां 120 जवान 3000 सैनिकों के सामने खड़े हो जाते हैं और आखिरी सांस, आखिरी गोली तक लड़ते हैं। 120 जवान हमारे 45 टैंकों के सामने खड़े हो जाते हैं, उनके साथ हजारों सैनिक होते हैं। बैटल ऑफ लोंगेवाला, जिसपे एक मूवी भी बनी, बॉर्डर। हमारा ही वो देश है जहां 21 सैनिक 10,000 अफगानों को 2 दिन तक रोक करके रखते हैं। तो उनमें और हम में फर्क है साहब। उनका इतिहास जो है वो कलम से लिखा गया है और हमारा इतिहास जो है वो खून से लिखा हुआ है। तो बहुत फर्क है उनमें और हम में, हमारी सोच उनकी सोच में फर्क है।
वो लोग बिजनेस माइंडेड हैं, हम लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं। उनकी सोच वहीं तक सीमित है और वो उसी तरीके से देखेंगे और भविष्य में भी आप देखेंगे कि उसी तरीके से फैसले भी होंगे। लेकिन मेजर साहब, कल को आज अगर ताइवान को इन्वेड करता है चाइना, अभी अरुणाचल को लेकर नई कंट्रोवर्सी उसने शुरू कर दी है, आपने वो स्टोरी देखी ही होगी, तो ये अगर तो पावर बैलेंस या अगर उथल पुथल हुआ तो सब कुछ इसकी चपेट में आएगा। मेरा कंसर्न थोड़ा उस साइड भी है कि ग्लोबल साउथ में चाइना हरकतें करेगा, फिर बदमाशियां करेगा। अगर देखिए, अगर ताइवान की तरफ वो आगे बढ़ता है और उसको सफलता मिलती है, मतलब उसको बिना सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किए हुए ताइवान को अगर वो अपने कब्जे में लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत बढ़ेगी। और जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि अरुणाचल में और हमारे जो और जगह कहीं उनके साथ डिस्प्यूट है चाइना के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, एलएसी को लेकर के, ऐसे मुद्दों पे फिर हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो बढ़ता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी अपना डिप्लॉयमेंट उसी तरीके से अलाइन अभी से कर लेना चाहिए। ठीक है, संजीव जी से सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को दो दो मोर्चे पर सरेंडर करने की जरूरत क्यों पड़ी? और पुतिन के सामने भी सरेंडर नजर आ रहे हैं और जिनपिंग के सामने भी सरेंडर नजर आ रहे हैं। अब उनका पुराना अलाय यूक्रेन भी गया तेल लेने और ताइवान भी जाए तेल लेने, उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से। विवेक जी, नहीं, देखिए, मैं इसे सरेंडर नहीं कहूंगा। ये एक डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक तरीका रहता है कि वो अपने जो भी एडवर्सरीज है उनके साथ जो एक डील वगैरह करने की भी जो उनकी आदत है, और जैसा कि वो बोस्ट भी करते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन भर डील्स ओवर डील्स की है, आर्ट ऑफ डील नामक किताबें लिख डाली है। और वो तो जो है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी हाथ जा करके मिला लेते हैं, ईरान से भी कहते हैं कि नहीं, ईरान के साथ मैं वहां पे जो न्यूक्लियर ठिकानों पर जो बम तो गिराता हूं, लेकिन यदि कल को ईरानियन हमसे बात करना चाहते हैं तो मैं बात भी करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अनकन्वेंशनल जो डिप्लोमेटिक स्टाइल है, ये उसका पार्ट है कि वो चाइना के साथ और रशिया के साथ भी लगातार एंगेज करने की कोशिश करते हैं। रशिया बाइडेन के लिए जाहिर है कि सबसे बड़े शत्रु के तौर पे था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए राष्ट्रपति पुतिन शत्रु नहीं है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और मैं उनके ऊपर उनसे पहले भी मिलता रहा हूं, उनसे बातचीत होती रही है। और उसी तरीके से वो सभी के बारे में कहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो एडवर्सरीज हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्किंग स्टाइल अलग है, भिन्न है, बिजनेस माइंडेड अप्रोच मैं इसको कहूंगा। और जाहिर है कि वो ट्रांजेक्शनल तो है ही, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, एडवर्सरीज से भी की धरती से भी जो है अपने लिए फायदे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अगर कोई किसी को सीखना हो तो डोनाल्ड ट्रंप से सीखे, उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि वो एडवर्सरीज से भी वहां पर एडवर्सरीज के कोर्स से भी वो ऑयल को और रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा कोई नहीं जानता दुनिया में। ये बात बिल्कुल सच है। और एडवर्सरीज को वो भ्रमित भी कर देते हैं इस तरीके से। एडवर्सरीज समझ ही नहीं पाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोच क्या रहा है। वो राष्ट्रपति पुतिन को कहेंगे कि वो हमारे दोस्त हैं, उसी तरीके से अब ये शी जिनपिंग को भी कह रहे हैं कि इज ए ग्रेट लीडर, वो सोच और उससे हम मिलना चाहते हैं, चाइना बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उनसे बात करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी वो अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन अगले दिन वो टैरिफ भी लगा देते हैं, अगले दिन भी कुछ और भी कर देते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल भी मैं कहूंगा वर्किंग स्टाइल है, और उसको पूरी दुनिया समझ भी रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरा असेसमेंट है कि वो उनका जो सारा अप्रोच होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है। वो कैसे फायदा उठाना है, उसके लिए वो ये नहीं देखते कि उनका फ्रेंड है कि पड़ोसी है कि पार्टनर है कि एडवर्सरी है। जहां कहीं भी उन्हें फायदा मिलेगा वहां पर वो मिल जाएंगे। मुल्ला मुनीर को लंच पे बुला लेना और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से उसके घर में जाकर के मिल लेना, जाहिर है कि ये सारे काम डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। अमेरिका का कोई अन्य जो दूसरा नेता है वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता। कोई भी जेन्युइन लीडर पाकिस्तान के साथ असीम मुनीर शहबाज शरीफ के साथ क्यों मिलना चाहेगा? कोई भी जेन्युइन लीडर जिसका 36 का आंकड़ा है किसी मुल्क के साथ, लाइक चाइना के साथ, उसके साथ मीटिंग क्यों करेंगे? वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जिनपिंग के साथ मीटिंग क्यों करेंगे? वो पुतिन के साथ मीटिंग क्यों करेंगे? अब देखिए, जेन्युइन लीडर कौन है ये डोनाल्ड ट्रंप से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सबसे अच्छा जेन्युइन लीडर वही होता है कि जो अधिक से अधिक फायदा उठा ले, अधिक से अधिक जो है अपने बिजनेस का फायदा कर ले। अमेरिका फर्स्ट को जो अधिक से अधिक कर ले वही जेन्युइन लीडर है।
जो अन्य जो नेताओं के अगर से आप पूछेंगे अमेरिका के, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं किम जोंग उन से नहीं मिल सकता, मैं खुमैनी से नहीं मिल सकता, मैं जो है मुल्ला मुनीर से नहीं मिल सकता। ये जो इंटरनेशनल और जो अमेरिका के कन्वेंशनल जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक विजडम है उसके अगेंस्ट में होगा, और अमेरिका का जो कन्वेंशनल बिहेवियर रहा है उसके अगेंस्ट में होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबको तार तार करके रख दिया है, और वो एक यूनिक लीडर के रूप में जाने जाएंगे पूरे विश्व में। कि जो जब उनके सामने कुछ भी नहीं आप कह सकते कि कल वो किससे मिलेंगे और किससे मिलने से इनकार कर देंगे। तो ये जो पूरी सिचुएशन है उसको हमें अच्छी तरह समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जो हित है वो है अपने लिए फायदा उठाना, और अमेरिका फर्स्ट, पूरी दुनिया के लिए वो अमेरिका फर्स्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी फर्स्ट और अल्टीमेटली ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट। तो ये उनका जो बिजनेस मॉडल है वो अब स्पष्ट हो चुका है कि वो अपने हितों के लिए वो किसी से भी बात करने से चूक नहीं सकते। लेकिन इतना कहने के बाद विवेक जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो यूएस और चाइना के रिलेशंस हैं उसके जो स्ट्रक्चरल अगर पूरी उसकी प्रकृति देखें तो वो इसेंशियली जो है कॉम्पिटिटिव रहेगा, वो इसेंशियली राइवलरी वाला रहेगा। क्योंकि चाइना एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में कमिटमेंट्स हैं, यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को उसकी रक्षा के लिए हर तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स को देने के लिए संकल्पबद्ध है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत लगातार उसे हथियारों की सप्लाई देता रहा है, चाहे वो पैट्रियट जो मिसाइल बैटरीज हो, चाहे वो अन्य तरीके के वेपन सिस्टम्स हो। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो ताइवान स्ट्रेट में भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज लगातार कंडक्ट करते हैं, ताकि चाइना के ऊपर दबाव बना के रखा जा सके कि ये ताइवान स्टेट ये मत समझ लेना कि तुम्हारा है, ये इंटरनेशनल वाटर्स है, हम जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे जाएंगे, और इसको तुम रोक नहीं सकते। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गुआम का जो बेस है वहां पर बड़े डिप्लॉयमेंट्स कर रखे हैं। जैसा कि देवनाथ साहब ने बताया कि साउथ कोरिया में भी और जापान में भी अमेरिका की जो ट्रेटी एलाइज हैं, मिलिट्री एलाइज हैं, वहां पर भी अमेरिका ने बड़े डिप्लॉयमेंट्स कर रखे हैं। और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान के ऊपर चाइना कभी भी फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर सकता है, और एक जैसे कि कहते हैं आजकल के समय में एक टर्म चला है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे कि रशिया ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करते हुए पूरे यूक्रेन पर ही हमला कर दिया, उसी तरीके का एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी चाइना ताइवान के खिलाफ कर सकता है, और वो कहेगा कि यह टेरिटरी हमारी है और ये हमने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करते हुए इसको एक्वायर कर लिया। तो ये अगर चाइना ने किसी भी दिन इस तरीके का कोई हरकत की, हिमाकत की, तो उसका जो रिस्पांस है, मैं विवेक जी बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि वो अमेरिका का जो रिस्पांस होगा वो यूक्रेन में जो अमेरिका का रिस्पांस है उससे बहुत भिन्न होगा, ये डायरेक्ट रिस्पांस होगा। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग नहीं रहा, इस मौजूदा जो हालात बने हुए हैं उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वाकई डोनाल्ड, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट से देखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ अचानक से हो जाएगा और वो चाइना की नेवी पर हमला कर दें, ऐसा लग नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो देशों का होगा जी। देखिए एक बात, जैसा मैंने कहा कि सुपरफिशियल अभी वो एंगेजमेंट करना चाहते हैं, जो एंगेजमेंट करने की प्रक्रिया में वो तमाम तरीके के बयान भी देते हैं। अप्रैल में वहां पर वो विजिट भी करने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कंफर्म भी किया है, और चाइना की यात्रा पर करने पे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, उनके जो रक्षा मंत्री हेक्सेट ने भी इस बात को कहा था, सांग्रीला डायलॉग में इस बात को कहा था, और जब इन्होंने कहा इस बात को तो वहां पे चाइनीज डेलीगेशन बहुत नाराज हो गया कि उन्होंने इतना सीधा सीधा ब्लंट उन्होंने वार्निंग दे दी ताइवान को कि यदि आपने ऐसा कुछ किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत ही जो है सीवियर होंगे। और अब तो जापान जैसा जो राष्ट्र है, जो कि जिसके जो एक सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ही रखने का उसके पास अधिकार था, अब तो वहां की जो नई प्रधानमंत्री तकाइची ने जब कहा कि यदि आप चाइना ने किसी तरीके की हिमाकत ताइवान के खिलाफ की तो टोक्यो से रिस्पांस आएगा और डायरेक्ट रिस्पांस आएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जापान और चाइना के जो संबंध है हाल के समय में उसमें काफी तनाव आ गया कि और चाइना ने जापान से माफी मांगने की बात इत्यादि की। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ताइवान के ऊपर यदि चाइना ने फोर्सफुल ऑक्यूपेशन किया, जो कि चाइना की मंशा है, तो ऐसे में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि चाइना उसके बाद ताइवान पे नहीं रुकने वाला। ताइवान पे को बेस बनाते हुए
वो पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर जो एक काल्पनिक डैश लाइन के माध्यम से एकाधिकार का दावा करता है उसकी तरफ वो बढ़ेगा। चाइना उसके बाद सेंकाकू आइलैंड्स की तो तरफ फिर ये बढ़ेगा दरिया और दिली का जापान के जो मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना तो लगातार थ्रेट कर रहा है। नहीं, निपुण भाई दरिया से जी, कोई दरिया दिली नहीं है ये, हाँ, कोई दरिया दिली नहीं है ये, सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सिर्फ ट्रेड पॉस्चरिंग है, है, ठीक है। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। निपुण जी क्या लगता है आपको, आप इसे कैसे देखते हैं? आप भी इसको डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी की तरह देख रहे हैं या फिर सरेंडर पॉलिसी की तरह देख रहे हैं कि वो ट्रेड के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, डॉलर के लिए कुछ भी दान दे सकते हैं, चाहे वो ताइवान ही क्यों ना हो? देखिए, एक इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात करते हैं और जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात बोलते हैं तो इसका एक सिंपल सा नियम है, वो है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। अभी जो मेरे से तीनों प्रवृत्तियों ने बोला वो उसी बात को बोल रहे हैं। और देखिए, यही बात सत्य है कि नेशनल इंटरेस्ट ही स्थायी होता है। और एक दूसरा नियम होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, नथिंग इज द परमानेंट। जो कल किसी और का था आज वो आपका है, जो आज आपका वो कल किसी और का हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि रशिया, अमेरिका और चीन कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दोनों की ओर बढ़ रहे हैं, चीन की ओर बढ़ रहे हैं, रशिया की ओर बढ़ रहे हैं। कोई स्टैंड उनका क्लियर नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो अमेरिका रशिया एक साथ थे। जब दोनों विनर कंट्री हुए तो झगड़ा किस बात से शुरू हुआ? झगड़ा इस बात से शुरू हुआ कि विनर का जो पुरस्कार मिलेगा, जीतने के बाद जो पुरस्कार मिलेगा वो किसको मिलेगा, इस बात पे झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन 90 में जब यूएसआर टूट गया और यूएसआर की जगह आपका रशिया बना, और रशिया बनने के बाद बोरिस येल्सिन जब प्रेसिडेंट बने रशिया के, तो आप देखें व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले अमेरिका के रशिया के संबंध बड़े शानदार थे। और 70 में जो आप देखते हैं चाइना की जो ग्रोथ आपने देखनी शुरू की, तो वो अमेरिका के इन्वेस्टमेंट के बाद और यूरोप के इन्वेस्टमेंट के बाद हुई। 90 और 2010 के बाद तो ओपनली चीन और अमेरिका आमने सामने आए। आज के जो हालात हैं हम उस वर्ल्ड के अंदर हैं जहां पर हमारे जयशंकर जी ने कहा था दुनिया पहले से जटिल है, लेकिन अब जटिलता और ज्यादा बढ़ रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस समय प्रेजेंट में कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। हमने देखा कि जो कोल्ड वॉर के दौर में था 47 या 45 से लेके 90 तक, तब बाइपोलर था। फिर 90 से 2001 तक आपका क्या रहा? एक यूनिपोलर रहा। फिर उसके बाद मल्टीपोलर चला, और मल्टीपोलर में प्रेजेंट में उसी में क्या हो रहा है, इशू हो रहा है कि आज दुनिया किस करवट बैठे, क्योंकि यहाँ पर जो दो बड़े प्लेयर हैं वो अपने आप को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड में कि क्योस की एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को और ज्यादा क्या बना, जटिल बना दिया है। अब यहाँ पर बात होती है कि अमेरिका प्रेजेंट में, चीन और ताइवान। देखिए, आप ये बताइए ताइवान अमेरिका को क्या दे सकता है जिससे वो चाइना से वॉर करे? अभी चर्चा डिबेट में ये भी आई कि यूक्रेन को कई बिलियंस का आपका पैसा दिया गया, जो वेपन दिए गए, तब यूक्रेन लड़ रहा है। यूक्रेन अब उस पैसे को जब तक रिटर्न नहीं करेगा, वापस नहीं करेगा, तो यूक्रेन को आगे पैसा देने का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अपना घर जला के तो कोई भी देश किसी की मदद नहीं करेगा ना। बदले में यूक्रेन के जो मिनरल्स है उनको ऊपर कंट्रोल कर लिया गया अमेरिका के द्वारा। और आज आप देखिए यूरोप के सभी कंट्री, यूरोप के कंट्री मदद क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है कि यूक्रेन पे कंट्रोल होगा तो फिर बाल्टिक नेशंस का नंबर आएगा, बाल्टिक नेशंस का नंबर और देशों का नंबर आएगा। क्योंकि खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि रशिया जो है वो एक पुकर की तरह है। पुकर यानी कि जो खाता रहता, कभी रुक नहीं सकता, और रशिया तो एक वॉर इकोनॉमी की ओर बढ़ गया है। तो ऐसे में अमेरिका ये देखता है कि मुझे किसके साथ जाने में बेनिफिट है, क्योंकि इस समय अमेरिका का सिंपल सा एक मंत्र ये है कि मुझे अपने खर्चों को कम करना है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, ताकि मैं दोबारा से फिर एक बहुत बड़ी पावर बनूं। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक सिद्धांत हम लोग यूज करते हैं कई बार, जिसको हम लोग बोलते हैं थेरेडाइटस ट्रैप। थायराइड स्टेप ये कहता है कि एक स्थापित महाशक्ति और एक उभरती हुई महाशक्ति, उन दोनों के बीच में टकराव होना बिल्कुल पॉसिबल है। जब तक दोनों के बीच में एक बड़ा गैप ना हो जाए तब तक युद्ध टाला जा सकता है। तो अमेरिका की स्थिति ये है कि मैं जो चाइना मेरे एकदम पीछे आ गया है, बिल्कुल मेरे से बराबरी करने की स्थिति में पहुंच रहा है, तो मैं एक ऐसा मतलब गैप क्रिएट कर दूं जिसको कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका सेकंड, दैट्स मीन, यानी कि इतना बड़ा गैप हो जाए अमेरिका और चीन के बीच में ताकि उसको पाट ना सके। और मुझे याद है जब पिछले दिनों जो बाइडेन और चीन की मुलाकात हुई थी, तो चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कहा था
कि दुनिया के पास इतने रिसोर्सेज है जिसको बांटकर दोनों देश क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दोनों देशों की आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती हैं। मेन डेट इन दोनों ही देशों का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं एक उपनिवेशवादी या आपका साम्राज्यवादी है। दोनों ही देश ये सोच रहे हैं कि दुनिया के सारे संसाधन हमारे हैं, किसी और के नहीं है। तो इस प्रकार की जो सोच है वो सोच इंगित करती है कि चीन अभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाना नहीं चाहता है। चीन भी ये चाहता है कि मुझे और थोड़ा टाइम मिले, मैं टाइम बाय करूं ताकि मुझे और अपने आप को स्ट्रेंथ करने में, मजबूत करने में मदद मिले। तो देखिए, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम ताइवान की बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो यहाँ पर आप ये मत समझिए कि अमेरिका ने यूक्रेन को छोड़ दिया या ताइवान को छोड़ दिया। ताइवान तो एक चेक एंड मैट के लिए, जैसे पाकिस्तान को अमेरिका यूज कर रहा है चेक एंड मैट के लिए फॉर द इंडिया। ये तो पाकिस्तान पे क्या है, अफीम देगा क्या अमेरिका को? पाकिस्तान क्या देगा अमेरिका को? एक अपनी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देगा, पोजीशन देगा, एक लोकेशन देगा, जिस लोकेशन से वो कल को ईरान पर अटैक कर सकता है, उसके लिए हाँ, तो अफगानिस्तान एक कंट्रोल स्ट्रेटेजिक करने के लोकेशन लिए। ऑलरेडी तो दिया हुआ है, जो ग्वादर से 70 किलोमीटर की दूरी पर जहां अमेरिका अपना बेस बना रहा है, उसे ऑलरेडी बिल्कुल, एक मैं वही स्ट्रेटेजिक बात कह लोकेशन रहा दिया हूँ। हुआ तो है। जो पाकिस्तान के पास लोकेशन है वो देगा, या फिर अफीम देगा, या आतंकवाद देगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास क्या है? तो बात यह कि भारत क्या दे सकता है। तो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन में एक नियम ये भी है जिसको हम गिव एंड टेक का रिलेशन भी बोलते हैं। तो बात यह है कि आज अमेरिका उन सारे पॉसिबिलिटीज को तलाश रहा है जिससे वो वर्ल्ड में एक हेजेमोनस बना रहे और उसके सामने जो जो चैलेंजेस हों। और देखिए, यहाँ पर ये नियम नहीं नहीं, चलता कि इसने इससे मुझे बुरा। इससे पावर बैलेंस तो चेंज होगा ना, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, देखिए, पावर बैलेंस चेंज होना, देखिए बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आज वो दौर नहीं है कि अकेला अमेरिका खड़ा हुआ। जब 90 में हम देखें, अमेरिका अकेला खड़ा हुआ, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को हाँका। नहीं, लेकिन आज भी अगर डोनाल्ड कोई ट्रंप देश तो वही उसका सोचते हैं कि अमेरिका आज भी अकेले खड़ा और अमेरिका की बात हर जगह मानी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो चाइना को कहाँ तरजीह दे मानी रहे जा हो जब रही है? G2 की बात आप करते हैं तब। आप सोचिए, जी, विवेक जी, हमने ही नहीं मानी। वो कह रहा है कि तुम कहो कि भारत पाकिस्तान का वॉर हमने रुकवाया, हमने माना? क्या रशिया यूक्रेन का वॉर को छोड़ दिया? नहीं। नहीं, तो यूक्रेन और ताइवान तो अमेरिका भरोसे बैठे हैं, और जब वो पुतिन के पास जाते हैं, जिनपिंग के पास जाते हैं, तो इन दोनों देशों की हालत खराब हो जाती है। अब जैसे इन दोनों देशों की हालत खराब होती है, वैसे मिडिल ईस्ट की भी हालत खराब होगी। सऊदी की, कतर की, ओमान की, बहरीन की, इनकी सुरक्षा की ठेकेदारी भी लिए बैठा है अमेरिका। कल को वहां भी पलट जाए। अब एक दो तीन इंटरेस्टिंग बात संजीव जी ने भी जिक्र किया था। जापान ने ताइवान का मुद्दा उठाया और जापान ने कहा कि हम अपनी खुद की आर्मी बनाएंगे। सऊदी F-16 खरीद रहा है, जो आज तक सऊदी ये समझता था कि मुझे कभी वेपन नहीं खरीदना, अपनी सेना को मजबूत नहीं करना है, आज वो भी अपने आपको स्ट्रॉन्ग करने में लगा है। क्योंकि जो अमेरिका की क्रेडिटेबिलिटी थी सिक्योरिटी को लेकर, वो तो धराशायी हो चुकी है। अब कोई मानने को तैयार नहीं कि अमेरिका हमारी सिक्योरिटी। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, थोड़ा मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। मैं यूके देवनाथ सर से इसी का जवाब चाहता हूँ। आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। निपुण जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास। यूके देवनाथ सर। विवेक जी, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने इस वक्त काफी जगह पर अपने को फंसा रखा है। यूक्रेन में फंसा रखा है, इजराइल गजा में फंसा रखा है, अभी ताइवान के ऊपर भी चाइना के साथ टेंशन लगातार जारी है। अमेरिका को मालूम है कि ईरान भी एक फ्रंट है जो कि सुगबुगा रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि एक साथ उसे यूक्रेन, गजा, ईरान और ताइवान के ऊपर डील करना पड़े। तो वो कर क्या रहा है? देखिए, एक चीज तो पक्की है कि जब हम सोचते हैं कि वो शी जिनपिंग पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सहयोगी, अपने मित्रों को मझधार में छोड़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ताइवान को छोड़कर शी जिनपिंग से हाथ मिलाने जा रहे हैं। नहीं, अमेरिका ने इतनी व्यवस्था की हुई है कि शी जिनपिंग को इतना चेताया हुआ है कि शी जिनपिंग कभी भी ताइवान पर हाथ नहीं डालेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। युद्ध की जरूरत नहीं है। पुतिन को भी चेतावनी देते थे, वो तो पुतिन को भी चेतावनी देते थे अमेरिका वाले ना। पुतिन ने कभी यूक्रेन पर हाथ नहीं डालेंगे, यूक्रेन नेटो में भी शामिल हो जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे। ढहुआ क्या, ढाक के 3 बात रूस जो है वो दल बल लेके घुस गया यूक्रेन के अंदर। हाँ, वो देखिए क्या है, मैं बताता हूं। ताइवान के ऊपर चीन क्यों नहीं हमला करेगा, अमेरिका ने उसकी व्यवस्था कैसे की है, बस एक शब्द में खत्म करता हूं। अमेरिका ने करीबन 450 सैंक्शंस की लिस्ट बनाई हुई है
और अमेरिका ने वो लिस्ट दे दी है चीन के डिप्लोमेट्स को, और उसमें लिखा हुआ है कि कौन से 450 सैंक्शन अमेरिका ताइवान युद्ध अगर हुआ तो चीन के ऊपर लगाएगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अमेरिकन नेवी ने चीन की नेवी से कोई युद्ध नहीं करना, लेकिन अमेरिकन नेवी जो है वो जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैठ जाएगी और चीन के जहाजों को पर्शियन गल्फ में घुसने नहीं देगी। बस इतना ही करना है। अब चीन की जो नेवी है उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से चलकर, साउथ चाइना सी से चलकर, इंडियन ओशन से चलकर पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में जाके अमेरिकन नेवी से लोहा ले सके। अमेरिका ने वहां 4 अपने फ्रिगेट्स और क्रूजर्स खड़े कर देने हैं, और चीन की जो जितनी कमर्शियल शिपिंग आती है कच्चा तेल लेने के लिए, कुवैत, अबू धाबी, ओमान, ईरान, सबको बोलना है टाटा बाय बाय, आप अरब सागर में रहो, आप वहां। तो बिना झड़प हुए 450 रेस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने लगाने हैं चीन के ऊपर। एक क्लासिक एग्जांपल मैंने दिया, दूसरा क्लासिक एग्जांपल देता हूं। इस वक्त चीन का अमेरिका में करीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज बैंक का 330 बिलियन डॉलर का चाइना में एसेट्स है, और अमेरिका ने बोला है, जो कि वो रशिया के साथ कर चुका है, अमेरिका ने बोला हुआ है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान पर अमेरिका को चीन पर बम गिराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चीन का 1.3 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो उस पर उसको कब्जा लेगा। जैसे उसने, अगर याद करें, रशियन ओलिगार्क्स की सारी प्रॉपर्टी लंदन, जापान, पेरिस, रोम में फ्रीज कर दी है अमेरिका ने। ऐसे 450 लिस्ट बनाकर उन्होंने चाइनीज को धपा दिया है, और चीन को मालूम है कि अगर ताइवान पर मिलिट्री रूप से हमला किया तो ये 450 अलग अलग कंडीशंस बिना युद्ध लड़ाए अमेरिका लगा देगा। एक और चीज, मैं वॉर गेमिंग की बात कर रहा हूं। देखिए, वॉर गेमिंग करके ये सिद्ध हो चुका है कि चीन अगर चाहे तो ताइवान पर 48 घंटे पे कब्जा कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने ताइवान को 4 दिन तक लड़ने का युद्धक सामग्री दिया हुआ है, और अमेरिका ने तय किया हुआ है कि इस 4 दिन के अंदर उसने इतने सारे सैंक्शंस लगा देने हैं ट्रेड पर, कॉमर्स पर, चाइनीज बैंकिंग सिस्टम पर, कि शी जिनपिंग को समझ आ गया है कि उनकी दुर्गति वही होगी जो दुर्गति रशियन एसेट्स की, रशियन ओलिगार्क की पैसे की, रशियन बैंक के पैसे की यूरोप में और अमेरिका में हुई है। तो शी जिनपिंग ने ताइवान पर फौज से हमला नहीं करना है। मेजर साहब के पास आ रहा हूं। सेम कंडीशन तो रशिया के साथ भी जाता, जैसे कि आप रशिया के भी एसेट्स के बारे में बात करें, रशिया के ऊपर भी भयंकर सैंक्शंस लगाए गए, रशिया की वजह से इंडिया पर भी सैंक्शंस लगा दी गए, लेकिन रशिया कहां मानने को तैयार है? मेजर साहब, ये बात सही है कि देखिए, चाइना काफी तरीके से जो ग्रो कर रहा है उसकी डिपेंडेंसी, देखिए आप कुछ बनाते हैं तो आपको एक मार्केट चाहिए बेचने के लिए भी, सिंपल टर्म्स में। तो अमेरिका का ये प्रयास है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री जो चाइना की इतनी ग्रो करी है, जिसके वजह से चाइना ग्रो कर रहा है, अगर हम उसके मार्केट को जो है वो टैप कर देंगे तो हम जो है चाइना पे एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आप सामान बनाने से तो हम आपको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आप वो सामान बना के बेचने किसको जाओगे, आप खरीदेगा कौन? तो कहीं कहीं वो प्रेशर, और वो एक काफी बड़ा प्रेशर है, क्योंकि देखिए आपने, अगर आप इकोनॉमी अगर आपकी जो है वो कहीं ना कहीं इसी से अफेक्ट होगी, और अमेरिका के सैंक्शंस लगाने का मतलब ये होता है कि 2-4 देशों को छोड़ करके बाकी लोग जो है वो अमेरिका से सीधे सीधे अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेंगे। देखिए, रशिया बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बराबर की कैपेसिटी किस देश की है? किसी और की नहीं है उतनी। तो अगेंस्ट जाना, जो सैंक्शंस की बात हो रही है, एक तरीके से उसको जो है बिल्कुल घेर लेना, उसकी घेराबंदी, आर्थिक घेराबंदी जिसे कहेंगे, कि वो कर देना है, वो उनका प्लान है। वो उस तरीके से एक प्रेशर जरूर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना भी ये समझता है कि हाँ, अब जैसे जापान ने बोल दिया, कल को अमेरिका बहुत ज्यादा अकेले उसको जाना नहीं है, नेटो उसके साथ होगा,
और यूएन में भी उसी की चलती है, वो और कंट्रीज को ले जा करके चाइना के सामने खड़ा कर, तो चाइना के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना केवल जो है, जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप एक साइकोलॉजिकल वो क्रिएट कर रहे थे बोल के, वार्निंग दे के, चाइना भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करके और इस तरीके से एक प्रेशर या अपनी ताकत का एक जिसे कहते हैं कि आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली किसी डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा ताइवान पे जाने के लिए, क्योंकि उसके रिपरकशंस काफी ज्यादा हो सकते हैं। उसकी जो पूरी ग्रोथ है, जो जो पिछले 20 से 25 सालों में जो चाइना आगे बढ़ा है, वो अगर पूरी दुनिया अगर उसके खिलाफ हो जाएगी, एक रशिया भी शायद न्यूट्रल ही हो जाएगा ताइवान वाले मामले में, वो ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई कब्जा कर लो जा करके ताइवान पे, तो कहीं ना कहीं चीन अकेला पड़ेगा इस लड़ाई में, और जितने बाकी देश हैं वो चाइना के खिलाफ होंगे इस चीज में। मुझे नहीं लगता कि चाइना को कोई साथ जो है ताइवान के मसले पे चाइना का साथ किसी भी तरीके से कोई देगा, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखाई नहीं देता। तो ये चीज लेकिन जहां तक कहीं ना कहीं अमेरिका के चाइना साथ की ही बात है, होगा। मैं आपकी बात से अगर सहमत भी हो जाऊं, लेकिन जहां तक मैं संजीव जी के पास आ रहा हूं, निपुण भाई आपके पास आ रहा हूं, जहां तक सहयोग की बात है, साथ की बात है, यूक्रेन के साथ भी अमेरिका खड़ा था, यूक्रेन के साथ नेटो भी खड़ा था, लेकिन आज वो यूक्रेन 13-14% जमीन गंवा कर बैठा हुआ है और वो रशियन कब्जे में है, और वो कह रहे हैं कि अब इतना जमीन मिलेगा तो ही सीज फायर होगा, इससे पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और जो कि ताइवान चाइना के इतने करीब है, तो वहां पर इन्वेजन रोकना इतना मुश्किल। आखिर यूकी देवनाथ सर ने बताया कि कहां कहां बेसिस बना रखे और वहां कैसे टैकल कर सकता है, अमेरिका के पास पूरी पावर है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ खड़ा ही रहेगा, जापान के साथ खड़ा ही रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बदलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को ताइवान और जापान से वो रिलेशन ना दिखे, वो ट्रेड ना दिखे जो चाइना से दिख रहा है, और चाइना को बनाने में अल्टीमेटली अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका ही ने इन्वेस्टमेंट दिया 1979 के बाद से, तब जाकर चाइना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया मैन्युफैक्चरिंग में। संजीव जी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये चाइना अगर आज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन करके उभरा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन करके उभरा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही है। और जब चाइना ने 1979 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, तो उसके बाद से अमेरिका की जो कंपनीज हैं वहां पर जाना उन्होंने शुरू किया और अपनी सप्लाई चेन से स्थापित की, और ये सोचते हुए कि वहां पर हमें चीप लेबर मिलेगा और वहां से सामान जो है और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ा प्रोडक्शन करेंगे और फिर दुनिया में बेचेंगे। तो अमेरिका की कंपनीज ने बड़ा लाभ उठाया, बहुत बड़ा मुनाफा उठाया, और इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना जो कि वहां पर चीप लेबर मौजूद था, बड़ी आबादी थी, उसको भी एक बहुत बड़ा लाभ मिला, रोजगार के अवसर मिले, और चाइना धीरे धीरे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर के उभरा। कई दशकों तक चाइना ने डबल डिजिट की ग्रोथ हासिल की है। ये अलग बात है कि अभी चाइना की ग्रोथ रेट 4-5% पे आ गई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यदि अमेरिका की कंपनीज, जापान की कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की कंपनीज अमेरिका की लीडरशिप में अगर चाइना नहीं गई होती, तो आज चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर के नहीं उभरता। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि और चाइना विश्व के सहयोग से ही नंबर 2 की इकोनॉमी बना है, और भारत के बाजारों से भी चाइना ने बहुत बड़ा मुनाफा उठाया है, और भारत के बाजारों का भी योगदान है कि चाइना आज नंबर 2 बनकर के उभरा है। लेकिन चाइना के जो वर्तमान लीडरशिप है, शी जिनपिंग, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके पास इतना पैसा आ गया है कि वो पूरी दुनिया पर शासन करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि दुनिया आपको नंबर 2 बना सकती है, तो उस नंबर 2 की पदवी से हटाना भी दुनिया जानती है। और जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा कि इतने इतने सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ऐसे ऐसे सप्लाई चेन्स विड्रॉ होंगी कि चाइना के अंदर कुछ बचेगा नहीं, और जो ये विश्व के जो बड़ी कंपनीज ने सप्लाई चेन्स को हटाने का काम शुरू सही बात है। किया 1979 तक तो एक गरीब भिखारी मुल्क ही था, चाइना के पास था क्या? इकोनॉमी क्लोज पड़ी हुई थी, तो बाहर से ये ट्रेड जो कोई होता नहीं सप्लाई था, पैसे थे नहीं, कंगाली, भुखमरी और बदहाली के हालात थे वहां पर। ये सप्लाई चेन्स का जो विड्रॉल है वो शुरू भी हो चुका है। जो बड़े बड़े अमेरिका के और अन्य देशों की जो कंपनीज हैं वो जब भारत आना चाहती हैं, भारत जाहिर है कि हम चाहते हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरे, जैसे कि चाइना पहले बन करके उभरा था। वो जो कंपनीज हैं वो वियतनाम जा रही हैं, अन्य जो साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रों में अपनी नए डेस्टिनेशंस को तलाश रही हैं। तो चाइना को इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी के ऊपर पहले ही लॉसेस शुरू हो गए। आज चाइना की इकोनॉमी 4% 5% पे आ गई है। चाइना का बैंकिंग सेक्टर आप देख लीजिए, उसका रियल एस्टेट सेक्टर देख लीजिए, सभी बहुत क्राइसिस में दिखाई देते हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वर्तमान समय में,
और ये भी एक कारण है कि वो भारत से अपने संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए मजबूर हुए। डेप्सांग और डेमचौक में जो डिसएंगेजमेंट का जो पिछले वर्ष चाइना ने निर्णय किया, वो उसकी मजबूरी का था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी आक्रामक टैरिफ पॉलिसी भी लगा दी और चाइना की घरेलू इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसने सोचा कि बेहतर हो कि कम से कम एक पड़ोसी के साथ तो हमारे संबंध ठीक हो जाए। तो वो तैयार हो गए कि ठीक है, हम डिसएंगेजमेंट करने को तैयार है। और जब चाइना डिसएंगेजमेंट करने को तैयार हुआ, तभी जाकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया कजान में शी जिनपिंग से मिलने के लिए तैयार हुए। आज का ये देखिए विवेक जी, मैं इस चर्चा के इस पॉइंट में इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो चाइना के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति की भाषा समझता है, और वो शक्ति की भाषा को समझाना आज का ये नया भारत कर रहा है। अभी एक डिप्लोमेटिक राव सामने आया है, उसमें भी बहुत ही स्ट्रांग डिमांड्स चाइना को बताया गया है कि आपका ये जो बिहेवियर है, हमारी अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है, उसकी एक वहां पर रहने वाली एक भारत के नागरिक के साथ जो आपने शंघाई में व्यवहार किया, वो बिल्कुल उचित नहीं है। और बहुत ही स्ट्रांग नोट डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है। और इसी तरह से आप देखिए तो चाहे वो गलवान की समय में भारत का ने मुंहतोड़ जवाब दिया, 2017 में डोकलाम का जो विवाद हुआ, उस समय भी 73 डे का हमारी सेनाओं ने आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन किया, और जब चाइना ने डोकलाम में रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज बंद की, तभी जाकर के ये फेस ऑफ समाप्त हुआ। तो ये जो चाइना के साथ इसी तरीके के स्ट्रांग और रोबस्ट तरीके से शक्ति के साथ डील किया जाना चाहिए। ताइवान भी यही कर रहा है, जापान भी यही कर रहा है, और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्र होंगे जो चाइना के विस्तारवाद और उपनिवेशवाद से प्रभावित हैं, सभी को शक्ति के साथ चाइना को डील करना होगा। मैं निपुण जी के पास जा रहा हूं। फिर अमेरिका की इस प्यार मोहब्बत की वजह क्या है? सिर्फ डॉलर, पैसे, व्यापार, दैट्स इट? तो क्या हुआ फिर? अमेरिका के मूल्यों की कहानी क्या हुई? जिमी कार्टर के समय में जो बातें बड़ी बड़ी की जाती थी, सबसे पुरानी लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम इंसानियत के पहरेदार हैं, हम ये, हम फला, हम ढिमका हैं, हम बादशाह हैं, हम दुनिया के सल्तनत के हम जागीरदार हैं। क्या हुआ निपुण भाई? सब इन लाइनों का क्या सब बंद बक्से में डाल दें क्या? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री भी है। और देखिए, कैपिटलिस्ट कंट्री में एक बात मैं हमेशा कई बार अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि अमेरिका वो मुल्क है, अगर वो किसी देश को थप्पड़ लगाएगा तो थप्पड़ लगा के पैसा भी उससे लेगा कि मैंने अपनी एनर्जी नष्ट की तो उसको थप्पड़ लगाने में। तो ये अमेरिका का नेचर है, ये मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, डेमोक्रेसी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखिए जो मानवाधिकार ये सब जो बातें होती है ना, ये कहने की बातें होती है। ताकतवर मुल्क जो होता है वो इन सबके धज्जे उड़ाता है। अक्सर कई बार आप देखेंगे अफगानिस्तान में, आपको याद होगा जब 2001 में अटैक किया तो किस प्रकार से ऊपर से बम गिराए थे कितने लोग। और खुद देखिए, यही अमेरिका है जो मानवाधिकार की दुहाई देता है। हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया गया, एक बार गिराया गया, लाखों लोग एक ही बार में आपने सुहा कर दिए। तो ये सब तो बेकार की बातें, इस सब की नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जरूर है, डेमोक्रेसी से एक उम्मीद जगती है कि हाँ, अगर ये सरकार पसंद नहीं है तो दूसरी सरकार आ जाएगी, सभी वैल्यूज को स्थान दे दिया जाएगा, और बहुत ज्यादा विविधता वहां पर नहीं है, तो टू पार्टी सिस्टम। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के पहरेदार, लोकतंत्र के पहरेदार है, तो आप नॉर्थ कोरिया के शासक के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? लोकतंत्र के तो पहरेदार ये हो ही नहीं सकते। देखिए, उसके तो बहुत सारी वजह हैं, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लोकतंत्र के तो रियल पहरेदार जो है वो भारत है। भारत ही वर्ल्ड को बेटर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड दे सकता है। भारत ही सारे इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटिक बनाने की बात करता है। इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को ही डेमोक्रेटिक बना रखा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को, एक उभरती हुई इकोनॉमी को, ग्लोबल साउथ के देश को भारत को मेंबर नहीं बनाया, तो काहे की डेमोक्रेसी की बात करें? वो तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। हालांकि वो प्रेशर बनाने की कोई टैक्टिक हो सकती है। बहरहाल मैं माफी चाहूंगा, समय इतना ही सीमित था। चर्चा को और आगे तक ले जाते, चर्चा बहुत मजेदार चल रही थी, अच्छी चल रही थी, लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। दर्शकों, आप बने रहिएगा क्योंकि बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिभाऊ बागले और बी कलराज मिश्र। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर, व्हाट्सएप पर। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। बारी है कल के विनर का नाम बताने की। कल के विनर बुराड़ी दिल्ली से हमें मिली हैं, उनके नाम और उनकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मनीषा जो कि विजेता बनी है। मनीषा, बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी इंडिया डेली की तरफ से मिलेगा एक शानदार तोहफा।